हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों डेली मैं एक वीडियो लेके आ रहा था, उसी के साथ साथ मैं आज आप लोगों के लिए पीसीएसजे का जो सिलेबस है जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है, उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के मैं एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, जो कि इस बार पीसीएसजे का सिलेबस है। देखिए मैं आपको एज ए एविडेंस मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो पीसीएसजे का सिलेबस है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सिलेबस दिया गया है। उसी सिलेबस को मैं कवर करने के लिए आप लोगों के सामने ये जो यूएनओ, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वो चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। और इसमें मैं बताऊंगा यूएनओ के कितने अंग है, यूएनओ कैसे काम कर रहा था, वर्ल्ड वार फर्स्ट क्या था, वर्ल्ड वार सेकंड क्या था, जो महासभा होती है, जो महासचिव होती है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों मैं पहले दिखाऊंगा आपको वर्ल्ड वार के बाद ही ये यूएनओ का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आया कि किस तरह से वर्ल्ड वार हुआ, क्या वर्ल्ड वार का क्या खामियाजा था, किस किस देश को वर्ल्ड वार का खामियाजा भुगतना पड़ा, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। तो सोचा गया 1918 में कि एक लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया जाए। जैसे लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया जाएगा तो सोचा गया, जो देश थे, जो बड़े बड़े देश थे, उनके द्वारा सोचा गया कि अब लीग ऑफ नेशन का निर्माण कर दिया जाता है तो वर्ल्ड वार सेकेंड नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके सोचने के विपरीत हो गया। फिर कुछ दिन ही बाद वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वार सेकेंड कब से स्टार्ट हो गया? 1939 से लेकर के 1945 तक हो गया था। दोस्तों इसमें इंडिया लड़ नहीं रहा था, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिनलिथ, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया भी इसमें मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए ये युद्ध लड़ रहा है। इस युद्ध के बाद एक विचार आया, और वो विचार क्या आया? जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट ने, उन्होंने बताया यूएनओ का कॉन्सेप्ट उन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट द्वारा, उन्हीं के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि अब भविष्य में कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अगर जो युद्ध जीतता है वो भी नुकसान में रहता है, जो हारता है वो तो नुकसान में रहता ही रहता है। लेकिन यही सारी चीज़ों को देखते हुए जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के डी रूजवेल्ट ने, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अब हम लोग यूएनओ का मीन्स कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक गठन करेंगे, जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वार न कमिट हो किसी भी देश में। तो इसी को देखते हुए यूएनओ का अस्तित्व में आ गया। अब देखिए यूएनओ कब से और किस तरह से काम कर रहा है। अप्रैल 1945 में अमेरिका के 50 देश का बैठक हुआ। अमेरिका में 50 देश मिल करके बैठक की हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो 50 देश मिल करके बैठक की हैं। और बैठक में क्या किए? बैठक में मजाक मस्ती तो किए नहीं, ये लोग बैठक में एक चार्ट प्रिपेयर किए हैं। किस प्रकार का चार्टर प्रिपेयर किए हैं अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डेट ये डेट आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैं जो भी चीज़ बताऊँगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। 26 जून 1945 को इन लोगों की बैठक जो हुई थी, चार्टर प्रिपेयर करने के लिए बैठक हुई थी 26 जून 1945 को। इसमें सबसे पहले 50 देश बैठा था, लेकिन इनके साथ एक और देश उसी समय शामिल हो गया, जिसको हम लोग पोलैंड के नाम से जानते हैं। मीन्स कि उस टाइम 51 देश का सहमति बनी थी, 51 देश एक साथ बैठे थे। 24 अक्टूबर से यूएनओ ने अपना कामकाज स्टार्ट कर दिया। इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के नाम से भी हम लोग मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 से यूएनओ डे भी मनाया जाता है। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है, जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ये बसा है। अब हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं। जो यूएनओ है, यूएनओ में 6 भाषाओं में काम होता है। जो यूएनओ है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 6 भाषाओं में काम होता है। अब वो कौन कौन से भाषा है? 6 ठो, उसी 6 भाषाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ शॉर्टकट माध्यम में। जैसे ACEFRS, ये शॉर्टकट लैंग्वेज है। जैसे ए से अरबी भाषा होता है, सी से चाइनीज़ भाषा होता है, ई से इंग्लिश होता है, एफ से फ्रांस होता है, आर से रसिया होता है, और यस से स्पेनिश भाषा होता है। इन्हीं 6 भाषाओं को यूएनओ में मान्यता दिया गया। मीन्स कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी में काम नहीं होता है, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में काम नहीं होता। इसी 6 भाषाओं में, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पे है, तो ये 6 भाषाओं को वर्ल्ड लेवल पे मान्यता दिया गया है, और इसी 6 भाषाओं में यूएनओ में काम होता है। मोस्टली जो काम होता है आपके यूएनओ में, वो सिर्फ ज़्यादातर इसी 2 भाषा में होता है। एक इंग्लिश में होता है और दूसरा फ्रेंच में होता है।
दो यही लैंग्वेज हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूएनओ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं यूएनओ के पास कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग इस समय एक्टिव हैं, कौन कौन से अंग इस समय इनएक्टिव हैं। इन सभी अंगों के बारे में, इनके सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, हम सभी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यूएनओ के पास टोटल 6 अंग हैं। पहला है जनरल असेंबली, जिसको हम लोग महासभा के नाम से जानते हैं। महासभा बहुत बड़ी सभा, जैसे हमारे देश का संसद होता है उसी तरह वहाँ पे बहुत बड़ी सभा होती है जो कि पूरे विश्व की सभा है, उसको हम लोग महासभा जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। यूएनए में टोटल 193 सदस्य देश हैं, ये राज्य नहीं है, वहाँ पे देश हैं। 193 मेंबर्स हैं। मेंबर्स कौन है? 193 देशों का एक संगठन है। यह देश, हर देश से एक आदमी आएगा। मीन्स कि जो यूएनओ का जब मीटिंग होगा, जब जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, तो हर देश का अधिकतम मीन्स कि एक आदमी जाएगा और मैक्सिमम वहाँ पे 5 लोग एक से देश से जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया से है, इंडिया से 1 लोग जाएंगे वहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम यहाँ से 5 लोग जा सकते हैं। लेकिन 5 लोग बात किसकी करेंगे? बात एक ही करेंगे। ये नहीं 5 लोग गए तो 5 लोग अलग अलग बात करेंगे, एक बात ही 5 लोग मिलकर करेंगे। ठीक, यहाँ पर एक देश एक वोट का कॉन्सेप्ट है। मीन्स कि इंडिया इज इक्वल टू अमेरिका है। जैसे इंडिया का एक वोट होता है, उसी तरह अमेरिका का भी एक वोट यहाँ पे होता है। यही जनरल असेंबली की बात की जाती है। ठीक, यह संसद के जैसा होती है। जैसा हमारे इंडिया में संसद होता है, आपको ये सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे इंडिया में संसद होता है वैसे वहाँ पे संसद की तरह ये काम करता है। एक साल में इसकी बैठक एक बार जरूर होती है, एक साल में इसकी बैठक एक बार जरूर होती है। और यह बैठक बेसिकली सितंबर में रखी जाती है और ये दिसंबर तक ये बैठकें चलती हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया, इसमें ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया कि जनरल असेंबली कैसा होता है। जनरल असेंबली एक बहुत बड़ा संसद का काम करता है। मीन्स कि बहुत बड़े संसद के जैसा है। इसमें टोटल 193 देश मेंबर इसके हैं और हर देश का एक वोट होता है। इंडिया इज इक्वल टू अमेरिका, जितना इंडिया का हक है यूएनओ पे, उतना ही अमेरिका का हक है यूएनओ पे। ठीक, सबसे न्यू मेंबर जो यूएनओ का मेंबर जो सबसे नया शामिल हुआ है, वो साउथ सूडान को यूएनओ का नया मेंबर बनाया गया। इसकी जो संख्या है, जो साउथ सूडान की संख्या है, वो 193वें नंबर की ये साउथ सूडान की संख्या है। फिर नेक्स्ट बात हम करते हैं, यह बजट पारित किया जाता है। यहाँ पे जो जब संसद के टाइप का ये काम करता है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बजट पास करने का काम, यहाँ पे बजट पारित करने का काम किया जाता है। सारे देश पर यहाँ पर पैसा देने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीडीपी के अनुसार अपना यहाँ पे पैसा देने का कार्य किया जाता है। जैसे जिस देश का जितना जीडीपी होगा, मीन्स की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे इंडिया का जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया वहाँ पे पैसा देगा। जैसे चाइना का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे वो भी पैसा देगा। तो उसी के हिसाब से, उसी के रेशियो में यहाँ पे पैसा दिया जाता है। ये नहीं कि जबरदस्ती लाइबिलिटी इंपोज कर दी जाए कि नहीं आपको इतना ही पैसा देना है। आपके जीडीपी के ग्रोथ के हिसाब से ही आपको यहाँ पे यूएनओ में पैसा देना होता है। जो नेक्स्ट बात है, न्यू मेंबर शामिल होगा या नहीं, इसका डिसीजन यूएनओ की महासभा लेगी। जैसे कि मान लीजिए कि जो नया मेंबर शामिल होगा, इसमें यूएनओ में जो कोई नया मेंबर शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा, अगर शामिल करना है नए मेंबर को, तो इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका जो डिसीजन लेगा वो महासभा द्वारा डिसीजन ले जाएगी। और वो भी किस तरह से डिसीजन ले जाएगी? सामान्य तरह से डिसीजन नहीं लिया जाएगा, वो भी 2/3 के मेजॉरिटी के हिसाब से ही वहाँ पे आपको डिसीजन लिया जाएगा। फिर नए व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाएगा। जो इसका दूसरा प्रमुख अंग है, जिसको हम लोग यूएनएससी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, ये सुरक्षा परिषद, इसको सुरक्षा परिषद के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। टोटल इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 अस्थाई मेंबर होते हैं और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं। इसमें जो 5 अस्थाई मेंबर हैं वो कौन कौन है? ए से अमेरिका हो गया, बी से ब्रिटेन हो गया, सी से चाइना हो गया, आर से रसिया हो गया, एफ से फ्रांस हो गया। पहले रसिया को यूएसएसआर के नाम से हम लोग जाना करते थे। तो ये पांचों जो देश हैं, इन पांचों देश के पास एक स्पेशल चीज़ है। वो स्पेशल चीज़ क्या है? वीटो की पावर है। VETO, वीटो। वीटो का पावर होता है निषेधाधिकार, काम को कराने की शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे इस टर्म को निगेटिव वे में इस्तेमाल किया जा रहा है, काम को रुकवाने की शक्ति यहाँ पे दिखाई जा रही है। मीन्स कि इन पांचों देशों के पास, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, इन पांचों के पास ऐसी शक्ति है कि ये किसी काम को रोकने के लिए अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 10 मेंबर होते हैं वो अस्थाई मेंबर होते हैं। इन 10 में से 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि 10 जो मेंबर हैं, इसमें से जैसे कि ये होता है टोटल, यहाँ इसमें 15 मेंबर तो टोटल यहाँ पे बता दिया गया कि हाँ ये टोटल मेंबर 15 हैं। लेकिन जैसे अल्फ़ाबेटिकल A B C R F,
इसी तरह जैसे बीच में इंडिया हो गया, फिर उसके बाद से पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, कोई भी जो देश आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली ये क्या करते हैं, अपना अध्यक्ष इसमें से वो चुनते रहते हैं। ये अब वर्क कैसे करता है, ये सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, जो सुरक्षा परिषद होता है, ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है पुलिस के जैसे काम करती है। इनकी बैठक 14 दिन में एक बार जरूर होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो सुरक्षा परिषद है उसकी बैठक एक दिन में कितनी मीन्स की एक मंथ में कितनी बार होती है, तो एक मंथ में मैक्सिमम वो 2 बार बैठते हैं, 14 दिन में एक बार बैठक करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी होता है, तो विदिन 24 आवर्स में भी अपने बैठक को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, वो 24 घंटे में भी अपना बैठक कर लेती है। इनका जो हेड होता है वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से बनाया जाता है। उन्हीं 15 सदस्यों में से जो 15 सदस्य हैं, मीन्स कि 5 तो अस्थाई हैं और जो 10 अस्थाई मेंबर्स हैं, इसी में से जो 15 जो भी नंबर वाइज आता जाता है ABCDEFGHIJ, जो भी जिस कंट्री का नाम जिस अल्फ़ाबेटिकल से शुरू होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल से, उस फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 5 देश हैं जो वीटो पावर लगाते हैं, वही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर हैं, वहीं से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। थर्ड इसके बात करते हैं, जो थर्ड ऑर्गन है इसका, वो सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है, जिसको प्रशासनिक वर्क करने का पावर दिया गया है। जैसे अपने देश में सचिवालय है, तो उसी सचिवालय के आधार पर, उसी सचिवालय को देखते हुए वहाँ पे एक सेक्रेटरिएट का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका हेड एक आदमी होता है जिसे महासचिव कहा जाता है। इसका जो हेड होता है, जो सचिवालय का हेड होता है, 193 देशों का एक हेड होता है, जिसको हम लोग महासचिव के नाम से जानते हैं। 2017 से जो महासचिव हैं उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। आप लोगों को जीएस में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सचिवालय का कौन इस समय वो है, हेड है, तो उसका जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये जो इलेक्ट होते हैं, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और महासचिव महासभा द्वारा इनको बनाया जाता है। इनकी जो सिफारिश आती है वो कहाँ से आती है, इनकी जो सिफारिश आती है वो सिक्योरिटी काउंसिल से आती है। मीन्स की जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में जो 5 देश हैं जिनको अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया है, वही 5 देशों के द्वारा इनकी सिफारिश की जाती है और उसी 5 देशों के द्वारा इनका क्या होता है, इनका चयन किया जाता है। अब वो 5 देशों का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, यही 5 देश मिल करके सिफारिश करते हैं। तो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल जब सिफारिश करती है तभी सचिवालय का नया हमारा जो होता है महासचिव नियुक्त होता है, जो कि एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। ये 5 देखिए यहाँ पे लिखा है, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और महासचिव महासभा के द्वारा जो सिफारिश करती है उसी सिफारिश पे जाते हैं। इस पोस्ट के लिए सिफारिश की जाती है और ये सिफारिश सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा की जाती है। ठीक, इस पे क्वेश्चन बनता है। किस तरह से क्वेश्चन बनता है मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है। इस तरह से आप चाहेंगे तो अपने क्वेश्चन को लिख देंगे। अब यहाँ पे जो काम होता है, किस प्रकार का काम होता है, जितने भी कागजी कार्यवाही होते हैं सारा काम सचिवालय के द्वारा दिया जाता है। जैसे डाटा कलेक्ट करना, रिपोर्ट देना, ये सभी काम सचिवालय सेक्रेटरिएट के द्वारा कराया जाता है। ठीक, हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि अपन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है और ये जो लॉ फैटर्निटी के लोग हैं इनको इससे मतलब होता है। अब देखिए, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसमें ऐसे मामले जाएंगे, कैसे कैसे इसमें मामले जाएंगे, जो वार क्राइम से रिलेटेड मामले इसमें जाएंगे। कोई देश दूसरे देश की टेरिटरी पर अगर गलत तरीके से अटैक करता है तो वो मामला इसमें जाएंगे। बड़े लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल का मामला होता है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो मामला जाता है। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। इसमें कुल टोटल 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस के साथ साथ इसमें 9 जजेस का कोरम होता है। अगर किसी मैटर को टेकअप कराना है, किसी मैटर को अगर चालू कराना है तो कम से कम इसमें 9 जज होंगे तभी मैटर आपका चालू होगा। इसमें 9 जजेस का कोरम होता है। जो यहाँ पर जज बनता है वो 9 साल तक कार्यरत रहता है। एक जज को यहाँ पे कार्यरत, एक जज का जो टेन्योर होता है वो 9 ईयर का होता है, 9 साल का होता है। वो अगर एक बार जज बन गया आईसीजे में तो वो 9 साल तक जज रह सकता है। और उसका कोरम, अगर किसी भी कोरम को, किसी भी केस को चालू करना है तो मिनिमम 9 जज होने चाहिए तभी वो केस स्टार्ट होगा। और टोटल जज इसमें कितने होते हैं, 15 जज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आप लोगों के लिए और बता रहा हूं। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र सिंह इंडिया के हैं, जो कि सीजेआई मीन्स की आईसीजे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जो ये 15 हैं, इसमें एक
मेन जो होता है अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। तो जो हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं ये आईसीजे में जज हैं और ये इन 15 में से एक का जगह बनाते हैं। मीन्स कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी काम किए हैं। तो ये इंडिया के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि मीन्स कि जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं इनके द्वारा एक बार अध्यक्ष भी रहा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आज तक इंडिया के 4 जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं। अब मैं बता रहा हूं कौन कौन जजेस गए हैं। पहले थे बेनिगल राव गए हैं, दूसरे नागेंद्र सिंह गए हैं, तीसरे आरएस पाठक गए और चौथे दलवीर सिंह भंडारी जी गए जो 2017 में गए थे। ये आपके लिए करंट का क्वेश्चन हो सकता है कि आईसीजे में कौन गया है इंडिया से इस समय अपॉइंट हो गए। तो वो दलवीर सिंह भंडारी जी गए हैं जो कि 2017 में गए हैं। अब इनका कार्यकाल 9 साल तक चलेगा, तो अभी तक ये चलेंगे। ठीक, तो इसमें ये जो गए हैं लोग सब लोग एक साथ नहीं गए, ये गए हैं, ये अलग पीरियड पे गए हैं, ये अलग टाइम पीरियड पे गए हैं, ये अलग टाइम पीरियड पे गए हैं और ये अलग टाइम पीरियड पे गए हैं। मीन्स कि एक देश का एक ही आदमी यहाँ पे जा सकता है, कोई भी 2 जज एक देश का नहीं हो सकता है। सबका कार्यकाल अलग अलग है। ये जितने लोग गए हैं, बेनिगल राव गए हैं, नरेंद्र सिंह गए हैं, आरएस पाठक गए हैं और दलवीर सिंह भंडारी गए हैं, ये सब लोग अलग अलग टाइम पे गए हैं, एक साथ कोई नहीं गया है। अब जो नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं हम लोग, इकोसॉक की बात करते हैं, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करते हैं। ठीक, इसमें टोटल 54 मेंबर होते हैं। ये सभी यूएनओ के ही अंग हैं, सभी यूएनओ देश के ही हैं। लेकिन अब जो इसमें अलग अलग सबको बाइफरगेट कर दिया गया है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर रहेंगे, तो इकोसॉक में कितने मेंबर रहेंगे, तो इसमें 54 मेंबर रहेंगे। सबको अलग अलग काम असाइन किया गया, जिसमें इसमें 54 मेंबर होते हैं। इस 54 में से एक अध्यक्ष होता है। जो 54 मेंबर होते हैं इसमें से एक लोग अध्यक्ष होता है। जो इकोसॉक का मेंबर बनेगा वो 3 साल तक रहेगा। आपको फंसाने के लिए आपको क्वेश्चन यहां से आता है, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने टोटल मेंबर होते हैं, टोटल 54 मेंबर होते हैं। ठीक, इस 54 में से एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, इस अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है, जो कि 54 मेंबर में से एक होता है। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। और एक जो मेंबर होता है उसका कार्यकाल 3 साल होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होता है और एक मेंबर का कार्यकाल यहाँ पे 3 साल होता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं आपको रिवीजन भी एक बार करा दूंगा जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर बने रहें, आपको हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, हमेशा आपकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। अब बात करते हैं जो इसका 6 अंग है, जो 6 नंबर का विंग है, उसको न्यासिता परिषद के नाम से जानते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जानते हैं। अब यह उपयोग में नहीं है। ये जो न्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, अब ये उपयोग में नहीं है। आफ्टर 1994 सस्पेंड कर दिया गया इसके यूज़ को। 1994 के बाद इसके यूज़ को सस्पेंड कर दिया क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गया। अब इसका वर्क उतना, न्यास परिषद का अब उतना वर्क नहीं है, इसीलिए इसको सस्पेंड किया गया। इसको समाप्त नहीं किया गया, बस सस्पेंड किया गया है। यूएनओ का पार्ट है अभी भी न्यास परिषद, बस ऑपरेशन इसका सस्पेंड हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूं। अब मैं इसको आपको एक बार रिवीजन करके बता देता हूं ये किस तरह से वर्क करता है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो काम है इंटरनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि ये इंटरनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। विचार किसने दिया था? विचार अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं इस्तेमाल होती हैं? ACEFRS, और मेनली इसी 2 लैंग्वेजेस में यहाँ पे काम किया जाता है। आपको पीछे मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपको रिवीजन के तौर पे ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल 50 + 1, इनिशियल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें टोटल 51 सदस्य थे। अब इसमें पूरा के पूरे 193 सदस्य हो गए, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। ऑब्जर्वर स्टेट का क्या नाम है? एक पहला ऑब्जर्वर स्टेट है जिसको होली सी के नाम से जाना जाता है, और सेकंड जो ऑब्जर्वर स्टेट होता है उसको फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। ये भी 193 में ही शामिल हैं। इन दोनों को अलग से 2 नहीं जोड़ना है, ये 193 में ही शामिल हैं। इनको ऑब्जर्वर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चार्टर के बारे में बता रहे हैं, चार्टर किस तरह से आया, चार्टर का क्या क्या डेट होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 25 अप्रैल 1945 को 50 देश सैन फ्रांसिस्को में बैठे थे चार्टर प्रिपेयर करने के लिए। 25 जून 1945 को चार्टर को अडॉप्ट कर लिया गया था, और फिर 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर जो था इनका बन करके इफेक्ट में आ गया, और उसी दिन से हमारा यूएनओ वर्क करने लग गया। इंडिया इसका मेंबर 30 अक्टूबर 1945 से ही ऑफिशियली बन गया, क्योंकि जो लिन लिथगो थे उन्होंने कह दिया था कि इंडिया भी मित्र राष्ट्रों के तौर पर
ये क्या कर रहा है, मीन्स कि वर्ल्ड वार में भाग लिया है, इसीलिए इंडिया को ऑफिशियली वहाँ पे मेंबर बना दिया गया। वो इनिशियल ही मेंबर है। इसके 6 अंग है, जो यूएनओ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पूरे 6 अंग हैं। पहला है महासभा, जिसको हम लोग जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, जिसको हम विश्व की संसद कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मीटिंग जो होता है इसका 51 देशों का होता है, और ये जो फर्स्ट मीटिंग होता है इसमें ये कहाँ पे करते हैं, मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में इसकी पहली मीटिंग होती है। ठीक, और ये मीटिंग कितने तारीख को होती है, 10 जनवरी 1946 को ये मीटिंग हेल्ड की जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो जनरल असेंबली का महासभा का हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में होगा। और इसका महासभा का निर्णय था, ये किसका ये महासभा का निर्णय था कि जो इसका हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे होगा, वो न्यूयॉर्क में होगा। नए सदस्य संबंधी निर्णय लेने का कार्य कौन करता है, महासभा करता है। बजट पर काम करने का कार्य महासभा के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी मेंबर्स के बारे में अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो महासभा उस पर बात करती है। इकोसाक के सदस्य का चुनाव होगा, किस तरह से होगा, ये सारी बातें वहाँ पे देखी जाती है। यूएन महासभा का सचिव कौन होगा, ये भी सारी बातें उसमें देखी जाती है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस का चुनाव किस तरह से होगा, 1 साल में 1 मीटिंग सितंबर मंथ में कंडक्ट कराई जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में महासभा बताती है। अब हम देखते हैं यूएनएससी की, यूनाइटेड सुरक्षा परिषद के बारे में देखते हैं। ये जो सुरक्षा परिषद होता है ये पुलिस के जैसे वर्क करता है, वर्क लाइक पुलिसमैन। ये सुरक्षा एवं शांति को बनाने के लिए अपना कार्य करता है। इसमें टोटल 15 मेंबर हैं, जो कि 5 अस्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, जिनके पास निषेधाधिकार की शक्ति होती है। जो 5 ये मेंबर होते हैं, इनके पास निषेधाधिकार, काम को रुकवाने की शक्ति होती है। अगर ये इसमें से 14 लोग तैयार हैं और इसमें से कोई एक मेंबर कह दे रहा है कि मैं सहमत नहीं हूं, तो उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है, काम को रुकवाने की शक्ति है। आदेशात्मक संख्या, 14 दिन में एक बैठक इनकी होती है। आप लोगों के पिछले ही मैंने बताया कि 14 दिन में इनकी एक बैठक होती है। अगर अर्जेंसी पड़ जाती है तो विदिन 24 आवर्स भी अपना ये बैठक कंडक्ट कर लेते हैं। किसी भी मामले में 5+4 की सहमति आवश्यक होती है। 5 देश वीटो वाले हैं यहाँ पे 5 जो वीटो वाले देश हैं और +4 अन्य देश, जो 10 देश हैं, उसमें से कोई 4 देश यहाँ पे मिल करके काम को कर सकते हैं। बात करते हैं सचिवालय के, सेक्रेटरीट की। प्रशासनिक अंग है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। सभी अभिकरणों को ये क्या करता है, मदद करता है। किसी को किसी रिपोर्ट की जरूरत है, किसी को किसी डाटा की जरूरत है, किसी को बजट की जरूरत है, ये सभी चीज़ें सचिवालय का काम है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस को ये अटेंड कराता है, रिपोर्ट देता है, डाटा देता है, बजट के बारे में ये सचिवालय सारा काम देखता है। सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश जाती है जब इसका जो महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस जी के बारे में हमने बताया है, वो एंटोनियो गुटेरेस जो जी हैं, वो इनके सिफारिश पे ही क्या किया जाता है, इनको चुना जाता है। कि यहाँ के जो सचिव होता है उनको चुना जाता है। वो सिफारिश कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पे सिफारिश की जाती है। फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जो फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव इसी को कहते हैं, जो कि अभी भी एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, जो कि पुर्तगाल की हैं, और ये 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए एंटोनियो गुटेरेस जी इस समय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी उनका कार्यकाल चल रहा है। अब बात करते हैं यूएन इकोसॉक की बात करते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करते हैं। इसमें टोटल 54 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मैंने आपको ये पहले ही सारी चीज़ें बता दी हैं, मैंने रिवीजन के तौर पे ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड में है। इसमें 15 जजेस होते हैं। 9 साल के लिए 1 जजेस चुना जाता है। और कोरम की बात करें तो 9 जजेस का कोरम होता है। अगर 9 जजेस नहीं आते हैं तो मैटर को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इसमें कौन कौन से मैटर सुने जाते हैं, वार क्राइम्स के मैटर सुने जाते हैं, इलीगल स्टेट्स के मैटर सुने जाते हैं, और एक्सेट्रा जो भी मैटर होते हैं वो सुने जाते हैं। इंडियंस इन आईसीजे मीन्स कि मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इंडियन आईसीजे में गए हैं। जैसे BN राव सर गए हैं, नगेंद्र सिंह, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर आसीन थे। फिर RN पाठक जी गए हैं, फिर दलवीर सिंह भंडारी गए हैं, जो कि इस समय हैं। और इसमें एक चीज़ आपको नोट के तौर पे मैं और बता दे रहा हूँ, इसमें री इलेक्ट हो सकता है। कोई भी जो एक बार जैसे जज गया है, वो ये नहीं है कि वो री इलेक्ट नहीं हो सकता है, वो री इलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि दलवीर भंडारी जी हैं, ये री इलेक्ट हो करके दोहरा करके गए हैं। ये कहाँ कहाँ पे जज थे, ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, ये मुंबई हाई कोर्ट में जज थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे। और उसके बाद से कहाँ चले गए, ये सीधे चले गए आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब मैं बात कर रहा हूँ फंडिंग की। जो फंड की बात की जाती है, सबसे ज़्यादा अगर कोई फंड देता है, जिसकी क्या कहते हैं
जीडीपी के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पैसा देता है यूएसए देता है 22% वहाँ पे अपना फंड देता है, चाइना 12% अपना फंड देता है, जापान 8% फंड देता है, जर्मनी 6% देता है, यूके 4% देता है, और इंडिया जो हमारा इंडिया है इसका भी 21 नंबर पे ये अपना पैसा देता है, जिसकी रैंक है 0.83%। तो दोस्तों ये रहा पूरा यूएनओ का सीरीज जो कि मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं कि जिस तरह से मैंने इसको पढ़ा है उसी तरह से मैंने आपको इसको समझाने का कोशिश किया है। इसमें अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी जिस तरह से पढ़ा हूं उस तरह से मैं आपको बताने का कोशिश किया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर आता हूं तो वो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।